ना कहीं एक स्टैटिक लाइफस्टाइल में अटक के रह जाते हैं। तो उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए और हमारे प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि हम अपने आप को अपलिफ्ट करते चलें। और इसी के साथ ही इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मकसद है वो है कि आप लोगों को इस अपलिफ्टमेंट में आपका योगदान मतलब रहे, सपोर्ट भी रहे, और हम आपका एक तरीके से एक मार्गदर्शन भी कर सके। और इसी के चलते हम ये वेबिनार्स और सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं ताकि लोग हमारे साथ जुड़ सके। और अभी जो इससे पहले हमने वेबिनार किए थे उसमें काफी अच्छा रिस्पांस भी रहा, तो उसी के चलते आज का हमने वेबिनार शेड्यूल किया है जो कि हमारा है कंप्लाइंसेस फॉर स्मॉल बिजनेसेस पे। जैसा कि हम समझते हैं, हम प्रोफेशनल बैकग्राउंड से हैं, तो कई बार क्वेरीज आती हैं कि छोटे बिजनेसेस जो होते हैं वो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सैलरीड पर्सन है और वो साथ साथ जो है कोई और बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, बिकॉज आजकल महंगाई इतनी बढ़ रही है, तो पैसिव इनकम की जरूरत और एक नीड जो है वो सबके लिए है। तो दे आर लाइक कि ये कैसे करना है, इसको प्रोसेस क्या रहता है, प्रोसीजर क्या रहता है, बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं इसको लेकर। तो हमने सोचा क्यों ना आपके इन सब कंफ्यूजन को दूर करते हुए एक सेशन रखा जाए। और इसी के चलते आज हमने यहाँ पर गेस्ट के तौर पर सीएमए सचिन कटूरिया जी को इनवाइट किया है, जो हमारा आज मार्गदर्शन करने वाले हैं। क्योंकि पहले मैं उन्हें इंट्रोड्यूस करने से पहले क्यों ना मैं उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। आई एम श्योर जब वो बोलना स्टार्ट करेंगे तो मुझे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बट स्टिल थोड़ा सा बैकग्राउंड देना जरूरी है। तो सचिन जी एक बहुत ही वेल रिनाउंड जो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट है, और इनको मोर देन 12 years का एक्सपीरियंस है। ही इज इनटू फील्ड ऑफ जीएसटी, कॉस्टिंग रिलेटेड वर्क, तो ये सारी चीजों को डील करते हैं और इनको काफी सारा एक्सपीरियंस एमएनसी, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट एजेंसीज का भी है। इसके अलावा ये एनआईआरसी फरीदाबाद चैप्टर के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और इनके बारे में जितना भी कहा जाए शब्द कम पड़ेंगे। तो मैं अब आप लोगों का ज्यादा वक्त ना लेते हुए और सचिन जी को भी ज्यादा इंतजार ना कराते हुए मैं अब उनको इनवाइट करना चाहूंगी कि सचिन जी आप ओवर टू यू, और आप प्लीज हमारा थोड़ा मार्गदर्शन करें इस वेबिनार के थ्रू। First of all, a very good morning to all of you, and thank you so much, Sanaji, for a wonderful introduction. अभी जैसा आपने अभी बताया कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टेप जो कि मोर ऑफ अवेयरनेस के लिए या रादर मैं कहूँ कि लोगों को जागरूक करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाई है कि वो किस तरीके से सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, अपने बिजनेस में या सैलरी में। तो आपकी इस इनिशिएटिव को सलाम। और बहुत शिल बहुत भी थैंक्स। हम सना जी मीटिंग कंटिन्यू रखें या क्योंकि अभी क्या है कि स्ट्रेंथ धीरे धीरे मेंबर्स ज्वाइन कर रहे हैं, जी 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 जी। या एक टेक्निकल या सचिन जी आप शायद म्यूट हो गए हैं, एक बार आप प्लीज अनम्यूट कीजिएगा अपना। मैं इस सेशन को बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश करूंगा, जी जी। क्योंकि जो पर्पस है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का वो लेमैन को एड्रेस करने का है। ऑल्दो सम प्रोफेशनल्स आर आल्सो विद अस, आई थिंक दे आर कैपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। तो बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि जो मेंबर्स हैं मतलब आप सबको म्यूट या अनम्यूट करने की राइट्स दे दीजिए, सो दैट सेशन शुड बी मोर इंटरेक्टिव। किसी का अगर कुछ क्वेश्चन होगा किसी पॉइंट पे तो वो साथ साथ एड्रेस हो जाए। जी अगर जी मुझे जी। लगेगा कि इसको लास्ट में एड्रेस करने की जरूरत है तो मैं उनको खुद पॉइंट आउट कर दूंगा। सचिन जी इस पे मैं एक बार ये कहना चाहूंगी, क्योंकि हम वेबिनार का फॉर्मेट हमने इस तरीके से रखा है कि आपके सेशन के बीच में हम कोई क्वेरीज नहीं रख रहे हैं, सो दैट आपका भी फ्लो जो है वो बरकरार रहे। अगर किसी की भी क्वेरीज आती है तो वो अपने हैंड रेज कर सकते हैं, और हम क्वेरी का सेशन लास्ट में 10 मिनट्स का रख लेंगे, सो दैट जिनकी भी क्वेरीज हैं वो हम रिजॉल्व कर सके और एड्रेस कर सके। नो इश्यूज, नो इश्यूज। क्योंकि जो स्मॉल बिजनेस के कंप्लायंसेस हैं
कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो शायद डिस्कशन के वक्त ध्यान में ना आए, तो जी नो इश्यूज, हम लास्ट में उसको एड्रेस कर लेंगे। जी जी जी। अभी आपके इंट्रोडक्शन में ही एक बात जो मेरे दिमाग में आई, ऑल्दो सैलरी क्लास को लेकर के मैं आज कुछ डिस्कस नहीं करने वाला था, क्योंकि अभी कुछ मेंबर्स और ज्वाइन करेंगे, तो तब तक जी जी मैं उस पार्ट को टेकअप करना चाह रहा हूँ जी। कि सैलरी क्लास के लिए एक बहुत बड़ी दुविधा आज की डेट में ये है कि वो न्यू रिजीम में जाएं या ओल्ड रिजीम में जाएं। और एक जनरल परसेप्शन ये है कि वो अगर न्यू रिजीम, बाय डिफॉल्ट रिजीम वुड बी न्यू रिजीम, और अगर वो न्यू रिजीम से ओल्ड रिजीम में कितनी बार भी स्विच कर सकते हैं। बट इसमें एक चीज जो बहुत ध्यान रखने वाली है वो ये है कि इफ इन केस एनी सैलरीड पर्सन इज एंगेज्ड इन एनी बिजनेस एक्टिविटी, जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस स्ट्रेट अवे वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हो। अगर वो शेयर्स में भी ट्रेडिंग कर रहा है और वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डील करता है या इंट्राडे स्पेकुलेशन एक्टिविटी वो करता है, दैट वुड बी काउंटेड एज अ बिजनेस इनकम। और उसकी अगर एक बार बिजनेस इनकम आ गई तो उसके लिए भी वो रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी कि वो एक ही बार वापसी आ सकता है न्यू रिजीम से ओल्ड रिजीम में, उसको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। तो एक ये बहुत बड़ा परसेप्शन हमें सुधारने की जरूरत है। वी बीइंग द प्रोफेशनल्स हैव द ड्यूटी टू क्लियर दीज डाउट्स। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा है सचिन जी, क्योंकि अभी भी लोगों को कंफ्यूजन बहुत होता है। एंड सिंस एक न्यू असेसमेंट ईयर स्टार्ट हो गया है, तो लोगों का क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाता है कि हमें ये न्यू रेजिम लेनी चाहिए या ओल्ड रेजिम लेनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये एक डाउट रहता है मन में कि ठीक है, सैलरीड पर्सन जो है वो तो अगर एक बार न्यू स्कीम ले भी लेता है तो आईटीआर फाइल करते टाइम वो ओल्ड रेजिम भी ऑप्ट कर सकता है। वेयर एज डाउट को क्लियर करना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अगर आपकी सिर्फ सैलरी इनकम या इंटरेस्ट इनकम अदर देन बिजनेस इनकम कुछ भी है आपका, तो आप कितनी बार भी स्विच कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि ड्यू डेट ऑफ आईटीआर से पहले अगर आप बिलेटेड रिटर्न भर रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन चला जाएगा, जो आपने अपने एम्प्लॉयर को ऑप्शन दिया है उसी में ही आपको जाना पड़ेगा। अगर आप न्यू रिजीम ऑप्ट कर चुके थे एम्प्लॉयर के पास, तो न्यू रिजीम में जाना पड़ेगा। अगर आप ड्यू डेट से पहले भरते हैं, दैट मीन्स अगर आप 31 जुलाई से पहले अपनी आईटीआर भरते हैं, तो आपके पास चेंज करने का ऑप्शन रहेगा हमेशा। और बिल्कुल। अदर देन बिजनेस इनकम है तो आप कितनी बार भी स्विच कर सकते हैं। जी एक चीज और मेरे दिमाग में आई थी, स्किप हो गई। न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम में जो बेसिक, हाँ, बेसिक डिफरेंस क्या है, क्यों ये गवर्नमेंट न्यू रिजीम लेके आई थी, इसको भी हमें समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जो हमारी जनरेशन है, यंग जनरेशन है, दैट टोटली बिलीव्स इन लिक्विडिटी। उनके हाथ में होनी चाहिए। वो अपने फ्यूचर के बारे में बाद में बात करेंगे। वो कहते हैं कि हमारा आज अगर अच्छा है तो हम अपना फ्यूचर भी संभाल लेंगे। वी बिलीव कि हम वी विल ग्रो। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को समझा कि हम अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा फंड्स को स्पेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि अर्लियर रिजीम में 80C में जितने भी बेनिफिट्स थे, या तो वो आपके फ्यूचर से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स थी, चाहे वो पीएफ में, चाहे वो आप लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर रहे हो, या किसी 5 साल की एफडी या एनएससी या इस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हो, तो आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हो। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को समझा कि जो आज की जनरेशन है वो लिक्विडिटी में बिलीव करती है, उनको आज अपने हाथ में लिक्विड फंड्स चाहिए। तो लिक्विडिटी का ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने दोनों ऑप्शंस दिए आपको। अगर आप आज लिक्विड फंड्स चाहते हैं तो कम रेट ऑफ टैक्स देकर के, विदाउट एनी डिडक्शंस, आप स्ट्रेट अवे टैक्स दीजिए और लिक्विड फंड्स को अपने हाथ में रखिए। क्योंकि आज हम 10% टैक्स बचाने के लिए 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, 15,000 बचाने के लिए हमें 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। और वही अगर मैं बात करूं न्यू रिजीम में, तो न्यू रिजीम में हर 3 लाख पे 5% की स्लैब का इंक्रीज है। सिर्फ 5% दे करके, मतलब 1.5 लाख पे हम सिर्फ 5% दे करके, 7,500 रुपए दे करके पूरा का पूरा रिमेनिंग अमाउंट को आज ही यूज कर सकते हैं। तो यही डिफरेंस है न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम में। जिनको लिक्विड फंड्स चाहिए आज की डेट में वो न्यू रिजीम में जा सकता है, और जिसको अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना है, सिक्योर करना है, वो ओल्ड रिजीम में जा सकता है। ऑल्दो इसमें भी डिफरेंसेस हैं। कुछ लोग बात करते हैं कि ब्रेक इवन कहाँ आएगा, या दैट वुड बी टोटली डिपेंडेंट ऑन केस टू केस बेसिस कि आपने एक्चुअल में कितना इन्वेस्ट कर रखा है या कितना करना चाहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये डिसीजन
बनेगा, पैरिटी सब केस में इक्वल नहीं आ सकती। इट वुड बी डिपेंडेंट केस टू केस बेसिस। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही है सचिन जी। आपकी वीडियो आई गेस हैंग हो गई है। शायद नेटवर्क इशू की वजह से। हाँ नहीं, रिजॉइन हो गया मेरा। ओके। तो एक बेसिक डिफरेंस हम लोगों को समझना पड़ेगा। सिंपल मैथमेटिक्स है कि अगर मैं कहता हूं कि 5 लाख तक 87A की रिबेट के साथ कोई टैक्स नहीं था, ऑल्दो स्लैब वाज अप टू 2.5 लैक्स, नो टैक्स। 2.5 से 5 लैक्स तक 5% है। मैं मान लेता हूं कि किसी की 1.5 लाख रुपए की और भी इन्वेस्टमेंट है और 25,000 रुपए का मेडिक्लेम है, और वो उसने एनपीएस में भी इन्वेस्ट करके ATCCD1B में भी उसने 50,000 रुपए तक वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो 2.25 लाख रुपए की मैं और डिडक्शन मान लेता हूँ। और अगर कोई एचआरए क्लेम कर रहा है तो एचआरए में भी 3 कैलकुलेशन होती हैं। बेसिक का 40% या दिल्ली में वो 50% तक अपना एचआरए बचा सकता है। तो मैं अभी एचआरए को इग्नोर कर रहा हूँ। 5 लाख प्लस 2,25,000 तक मेडिक्लेम का बेनिफिट अगर पेरेंट्स का है तो, और मैं 50,000 मान लेता हूं इसको, 2.5 लाख तक, 7.5 लाख तक वो कोई टैक्स वैसे नहीं देगा। लेकिन उससे ज्यादा इनकम है तो जो 2.5 से 5 वाली स्लैब का बेनिफिट है वो भी उसके लिए चला जाएगा। लेकिन न्यू रिजीम में गवर्नमेंट ने एक चीज बहुत अच्छी की है, न्यू रिजीम में आपको 7 लाख तक कोई टैक्स वैसे भी नहीं देना। 7 लाख से ऊपर मतलब 6 से 9 वाली जो स्लैब है उस पर 10% टैक्स है। लेकिन ओल्ड रिजीम में यही स्लैब में आपका 20% टैक्स है। 5 से 10 लाख तक की स्लैब पे वहां 20% है, तो 10% का आपका सीधा सीधा ये डिफरेंस है। ओल्ड रिजीम में 10 लाख से ऊपर वाले इनकम पे 30% टैक्स है, लेकिन न्यू रिजीम में 9 to 12 लैक्स पे 15% है। तो 15% का यहाँ भी गैप आ गया। फिर 12 to 15 लैक्स पे 20% है, और ओल्ड रिजीम में 10 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम है उस पर 30% है। तो 10 लाख का 12 से 15 लाख वाली इनकम पे भी 10% आपके वहां भी सेव हो रही है। तो ये केस टू केस बेसिस पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि न्यू रिजीम में कितना टैक्स आएगा और ओल्ड रिजीम में कितना टैक्स आएगा। आई थिंक मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैव ज्वाइन। तो हम कंप्लायंसेस को लेकर डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। जी जी। कंप्लायंसेस की हम जो आज बात करेंगे वो हम स्मॉल टैक्स पेयर्स की ही बात करेंगे, जो व्यापारी खुद से अपना काम कर रहे हैं, छोटा सा बिजनेस उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है, तो उनको लाइफ में बहुत से चैलेंजेस आते हैं, वो बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर के डिसाइड नहीं कर पाते। सबसे पहला कंसर्न कि उनको जीएसटी लेने की जरूरत है या नहीं है। अगर जीएसटी नहीं लेते तो बैंक अकाउंट कैसे खुलेगा, या कितने एम्प्लॉयज होंगे तो उनको ईएसआई या ईपीएफ लेने की जरूरत है। तो ये सारे चैलेंजेस को आज एड्रेस करने की कोशिश करेंगे हम लोग। सबसे पहले आपका जो भी बिजनेस है उसको स्टार्ट करने के लिए आप उसको इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे। मतलब जो ट्रेड नेम हम चाहते हैं, या तो इंडिविजुअल नेम से आप बिजनेस करेंगे, या आप एक स्पेसिफिक ट्रेड नेम चाहते हैं, तो उस ट्रेड नेम को हम कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। बहुत से लोगों का एक अटपटा सा सवाल आता है कि मैं प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करना चाहता हूं लेकिन मेरे को अपनी XYZ कंसर्न का पैन अलग से बनवाना है, तो उसके लिए उनको क्या करना होगा। तो उससे पहले मैं बेसिक एक पैन के बारे में समझा देता हूं कि पैन कितने तरीके का होता है। पैन हम सबके पास इंडिविजुअल कैटेगरी में तो हम सबके पास होगा, जिसमें फोर्थ अल्फाबेट हमारा पी होता है और फिफ्थ अल्फाबेट हमारा सरनेम का फर्स्ट अल्फाबेट होता है। ये पैन हम सबके पास होता है। लेकिन उसके अलावा कितने तरीके का पैन होता है। पार्टनरशिप फर्म अगर हम बनाते हैं तो हमारा क्या अलग पैन आएगा, या हम प्रोप्राइटरशिप कंसर्न बनाते हैं तो क्या अलग पैन आएगा, या कंपनी बनाते हैं तो अलग पैन आएगा। इन सब बेसिक डिफरेंसेस को बताने के लिए, अगर हम कोई प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करते हैं तो हमारा कोई भी पैन अलग से नहीं आएगा।
हम जो इंडिविजुअल कैटेगरी में हमारे पास पैन है, जो हमारे पर्सनल नेम में है, जैसे मेरा पैन अगर सचिन कथुरिया के नाम से है, तो मैं उसी पैन पे ही वो बिजनेस किसी भी ट्रेड नेम से कर सकता हूं। मुझे, अभी मैं इंडिविजुअल की ही कंप्लीट बात कर लेता हूं। उस बिजनेस को करने के लिए, उस ट्रेड नेम को रजिस्टर करने के लिए क्या मुझे जीएसटी लेने की जरूरत है? दैट विल डिपेंड कि मेरी टर्नओवर कितनी है आज की डेट में। अगर मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूं, तो मेरी बिजनेस, मैं दिल्ली एनसीआर की मैं बात कर लेता हूं, अगर 40 लाख तक की भी मैं टर्नओवर विद इन द स्टेट कर रहा हूं, मतलब मैं अपने स्टेट के अंदर ही, मैं दिल्ली में हूं तो मैं दिल्ली के अंदर ही माल बेचता हूं, या मैं नोएडा में हूं तो मैं नोएडा के अंदर ही माल यूपी, पूरे यूपी के अंदर मैं अगर माल बेचता हूं, तो 40 लाख से कम टर्नओवर तक मुझे जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अपना ट्रेड नेम रजिस्टर कैसे करूंगा? मैं अपना फर्म के नाम से बैंक अकाउंट कैसे खुलवाऊंगा? उसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एमएसएमई रूल 43BH का अभी बहुत हल्ला था कि 45 दिन में एमएसएमई को पेमेंट देनी है, तो कंपनीज ने भी बहुत ज्यादा एमएसएमई सर्टिफिकेट्स की डिमांड की। बहुत लोगों ने सरेंडर भी किया अपने सर्टिफिकेट्स, ये मान करके कि अगर हम एमएसएमई हैं तो बड़ी कंपनी हमारे साथ बिजनेस नहीं करेंगी। हमारे को ट्रेड नेम रजिस्टर करने के लिए पहला ऑप्शन जो है, हम एमएसएमई में खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, वहां पे हमारा ट्रेड नेम रजिस्टर हो सकता है हमारे पैन के साथ। दूसरा ऑप्शन बहुत ही किफायती और वन टाइम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये गवर्नमेंट का है, जिसमें आप अपना ट्रेड नेम रजिस्टर कर सकते हैं। क्योंकि कहीं भी आप अगर बैंक अकाउंट खुलवाने आज जाते हैं, तो आपको दो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, दो केवाईसी डॉक्यूमेंट आपको ट्रेड नेम से रिलेटेड चाहिए होंगे। तो जितने भी हम डॉक्यूमेंट्स की डिस्कशन आज कर रहे हैं, इनमें से कोई भी दो डॉक्यूमेंट्स आप बनवा करके करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। जीएसटी आपके लिए 40 लाख मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग के केस में, और सर्विस सेक्टर में अगर आप हैं तो 20 लाख तक आपको जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। कंडीशनल, आप गुड्स जो है इंटरस्टेट सेल नहीं करेंगे, मतलब अपने स्टेट से बाहर आप सेल नहीं करेंगे। सर्विसेज के केस में आप 20 लाख तक की सर्विसेज कहीं भी दे सकते हैं इंडिया के अंदर, लेकिन गुड्स के केस में आप इंटरस्टेट मूवमेंट नहीं कर सकते। तीसरा, दो डॉक्यूमेंट हमने डिस्कस कर लिए। पहला, आप एमएसएमई उद्यम पोर्टल पे अपना जाकर के बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं। सेकंड, शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई खाने पीने से रिलेटेड कोई काम कर रहा है, तो वो खुद को एफएसएसएआई में भी रजिस्टर कर सकता है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जहां पर अगर आपकी टर्नओवर 12 लाख तक है तो सिर्फ 100 रुपए में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये भी आपका एक केवाईसी डॉक्यूमेंट है। उसके अलावा कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड आपको रिक्वायर्ड है, तो वो भी आपके लिए केवाईसी की तरह काम करेगा। कोई भी दो केवाईसी डॉक्यूमेंट आपके ट्रेड नेम से रिलेटेड, रिमेनिंग आपके पर्सनल केवाईसी डॉक्यूमेंट पैन, आधार और फोटोग्राफ चाहिए होगी। अब बिजनेस का ट्रेड नेम रजिस्टर हो गया, उसके बाद बिजनेस करें कैसे? बिजनेस करने के लिए एक जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा हमारे पास भी आता है कि अगर हम जीएसटी में रजिस्टर नहीं करा रहे, टर्नओवर 40 लाख तक नहीं है, तो क्या बड़ी कंपनी हमारे साथ काम करेगी? अर्लियर जब जीएसटी एक्ट आया था, तो एक आरसीएम कंसेप्ट था विच वाज मैंडेटरी, कि अगर आप किसी स्मॉल टैक्स पेयर से परचेज करते हैं, तो आपको रिवर्स चार्ज में, मतलब जो कंपनी आपके साथ काम कर रही है, अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो उस कंपनी को रिवर्स चार्ज में आपका जीएसटी खुद से जमा करा करके और उसका आईटीसी लेने की एक एडिशनल कंप्लायंस बढ़ जाता था। तो कंपनीज इनिशियली रिलक्टेंट थी, वो आपके साथ काम करने में कतराती थी। लेकिन आज की डेट में अगर मैं बात करूं, तो कोई भी कंपनी आपके साथ काम करने में नहीं कतराएगी। उल्टा कंपनी ये छोटे टैक्स पेयर्स के साथ कंफर्टेबल होती है कि अगर उनके पास जीएसटी ना हो। रीजन मैं बता देता हूं कि छोटा टैक्स पेयर कभी
वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज की वजह से जीएसटी अपना डिले कर देता है, या क्वार्टरली मोड में वो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी जो मंथली हमें एक रिटर्न भरनी होती है वो मंथली ना भर करके क्वार्टरली वो भरता है। तो उसने कंपनी ने आपको टैक्स दे दिया, लेकिन उसके टैक्स का बेनिफिट उसको 3 महीने बाद जाकर के मिलेगा। तो उससे बेटर है कि वो वर्किंग कैपिटल आपके पास ना ब्लॉक करके वो खुद से जीएसटी दे देगा। तो इस चीज से आप बिल्कुल ना घबराएं कि आप अगर जीएसटी नहीं लेंगे तो कोई कंपनी आपके साथ काम नहीं करेगी। हाँ, अगर जीएसटी मैंडेटरी है, आपको इंटरस्टेट बिजनेस करना है, तो आपके लिए जीएसटी मैंडेटरी है, तब आपको जीएसटी नंबर लेना भी पड़ेगा और कंप्लायंस भी सारा फुलफिल करना पड़ेगा। अब जीएसटी की डिस्कशन हमने स्टार्ट की है, तो जीएसटी में मैं थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूं कि जीएसटी कितने तरीके से हम ले सकते हैं। जीएसटी भी हम 3 कैटेगरीज में ले सकते हैं। एक तो रेगुलर टैक्स पेयर, जिसकी हम बात कर रहे थे कि मंथली रिटर्न्स या क्वार्टरली रिटर्न्स, जिसमें आप बिल पे अपने टैक्स लगाएंगे भी, कंपनी से कलेक्ट भी करेंगे और उसको गवर्नमेंट को पे भी करेंगे। दूसरा, एक होता है हमारे पास कंपोजिशन स्कीम का ऑप्शन। तीसरा, एक कैजुअल टैक्स पेयर कैटेगरी भी होती है। मैं तीनों को एक एक करके ब्रीफ कर देता हूं कि क्या होता है। रेगुलर टैक्स पेयर जितनी भी अपनी सेल करेगा, आपकी अगर आपने एक बार जीएसटी नंबर ले लिया तो फिर आप ये 40 लाख की एग्जम्पशन अवेल नहीं कर सकते। ये भी एक मिसकंसेप्शन बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि हमने जीएसटी नंबर तो ले लिया, लेकिन अभी हमारी टर्नओवर 40 लाख से कम है तो हम अभी बिल नहीं काट रहे या बिल पे जीएसटी नहीं लगा रहे। ये एक बहुत गलत मिसकंसेप्शन है। आपने अगर जीएसटी नंबर ले लिया, डेट ऑफ लाइबिलिटी आप वहां पे डिक्लेयर करते हैं। डेट ऑफ लाइबिलिटी के बाद से जितने भी आप इनवॉइसेस काटेंगे या जितने भी सेल्स आप करेंगे, उन सब पे जीएसटी लगा करके देंगे। और जीएसटी के रेट आपके एचएसएन कोड्स पे डिपेंडेंट है। वो एचएसएन कोड आपको कहाँ मिल जाएंगे, वो आप नॉर्मली गूगल भी कर सकते हैं, या जीएसटी की वेबसाइट पे भी लिंक अवेलेबल है। आप वहां नाम से भी सर्च कर सकते हैं गुड्स को, उसका एचएसएन और उसका रेट आपको वहां पर अवेलेबल होगा। अदरवाइज आप सना जी से भी इस मामले में कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपकी बेटर हेल्प कर पाएंगी। अब जीएसटी आपने ले लिया रेगुलर टैक्स पेयर कैटेगरी में, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या क्या कंप्लायंसेस करने हैं आपको। जीएसटी में आपको, अगर आप स्मॉल टैक्स पेयर हैं, 1.5 करोड़ से कम आपकी टर्नओवर है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप, जरूरी नहीं है कि मंथली कंप्लायंस पूरा करेंगे, आप क्वार्टरली मोड में भी जा सकते हैं। क्वार्टरली मोड में आपको, आप अपने इनवॉइसेस को तो मंथली डिक्लेयर कर सकते हैं, वो भी ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। हर मंथ की 13 तारीख तक पिछले महीने से रिलेटेड इनवॉइसेस को आपको जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करना है। और क्वार्टरली उसमें टैक्स की पेमेंट करनी है। अब क्वार्टरली टैक्स की पेमेंट में भी एक कंडीशन है। ऑल्दो आप 35% टैक्स, जो भी आपकी एवरेज टर्नओवर बनती है, हर मंथ आप जमा करके गवर्नमेंट के पास रख दीजिए, तो आपकी इंटरेस्ट की लायबिलिटी बच जाएगी। या तो आप खुद असेस कर लीजिए कि मेरी सेल 100 रुपए की हुई, मेरी परचेज 50 रुपए की थी, 50 रुपए पर डिफरेंस टैक्स मैं गवर्नमेंट को इस महीने का दे दूं, या मैं सिर्फ टोटल एवरेज टर्नओवर का 35% जमा कर दूं। जो भी एग्जैक्ट लायबिलिटी क्वार्टर के एंड में आएगी, वो मैं क्वार्टरली रिटर्न में पे कर दूं। इसके अलावा जो जॉब वर्कर हैं, उनके लिए एक एडिशनल कंप्लायंस जॉब वर्कर के लिए नहीं है, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। और जो जॉब वर्क करा रहे हैं अपना, मैं पहले उनके लिए बात कर लेता हूं। जो जॉब वर्क करा रहे हैं, वो अपना मटेरियल किसी दूसरे के पास काम कराने के लिए भेजते हैं और वो माल वापसी भी आता है। तो इस ट्रांजैक्शन पे हमें टैक्स नहीं देना होता, लेकिन इस ट्रांजैक्शन को हमें रिपोर्ट जरूर करना होता है। वो रिपोर्ट किस फॉर्म में होता है, हमें एक डिलीवरी चालान बनाना है, जिस पर हमें उस गुड्स की डिटेल्स लिखनी है कि वो क्या गुड्स हैं और हम उस पर क्या काम कराने के लिए भेज रहे हैं। उस पर एचएसएन कोड भी हमें मेंशन करना है, रेट ऑफ टैक्स भी मेंशन करना है, बट टैक्स लगाना नहीं है, टैक्स कलेक्ट नहीं करना। कंडीशंस क्या है इसके लिए। आपने आज माल भेजा, लेट सपोज मैंने पेंट होने के लिए कोई अपना आर्टिकल भेजा,
कंडीशन ये है कि मैंने आज आर्टिकल भेजा तो मेरे पास ये आर्टिकल पेंट होकर के 180 दिन के अंदर वापस आ जाना चाहिए। अगर वो 180 दिन के अंदर वापस नहीं आता तो मुझे इस पे टैक्स देना हो। अब गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि आपने आज भेजा और वो 180 दिन में वापस आया या नहीं आया, या उसमें से जो स्क्रैप निकला उसका क्या? इस चीज को रिपोर्ट करने के लिए एक जीएसटी आईटीसी 04 एक रिटर्न है, जो कि स्मॉल टैक्स पेयर्स को साल में एक ही बार भरनी है और बड़े टैक्स पेयर्स को साल में सिर्फ 2 बार भरनी है। हाफ ईयरली रिटर्न है बड़े टैक्स पेयर्स के लिए और ईयरली रिटर्न है स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए। इस रिटर्न में हमें उन चालान्स की डिटेल देनी होती है जो हमने बाहर जॉब वर्क के लिए माल भेजा, और साथ साथ इस चीज का भी ब्यौरा देना होता है कि जो माल हमने भेजा था वो किस डेट को और कितनी क्वांटिटी में वापस आया। अगर नहीं आया तो बैलेंस क्वांटिटी हमारे पास होनी चाहिए और वो विद इन 180 डेज वापस आ जानी चाहिए। इसमें दो और केसेस बनते हैं। हो सकता है कि वो जॉब वर्कर के प्रेमाइसिस से आपने फर्दर किसी और जॉब वर्कर के पास भेज दिया हो, तो वो भी ऑप्शन इस के अंदर रखा गवर्नमेंट ने। और हो सकता है कि आपने जॉब वर्कर के एंड से ही इस माल को बेच दिया हो। जरूरी नहीं है कि आपने अपने पास वापस मंगवाया फिर ही सेल इनवॉइस काटा। हो सकता है जॉब वर्कर के पास से आपने वहीं से डिलीवरी दे दी हो जो अपने कस्टमर को देनी थी। तो ये तीनों केसेस का इस रिटर्न में जीएसटी आईटी 04 में ध्यान रखा। अब जो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस केस में हमारे पास आते हैं वो ये आते हैं कि जो जॉब वर्क कर रहा है, जो जॉब वर्क के लिए भेज रहा है, पहले उसकी बात करते हैं। जो जॉब वर्क के लिए भेज रहा है, चालान के साथ ईवे इस केस में मैंडेटरी है। चाहे आप 1 रुपए का माल भेज रहे हैं, चाहे आप 100 रुपए का माल भेज रहे हैं, चाहे 50,000 का भेज रहे हैं, आपको चालान के साथ ईवे बिल बनाना मैंडेटरी है। आउटवर्ड कैटेगरी में, जॉब वर्क की कैटेगरी में आप ईवे बिल बनाएंगे। अब इशू जो आता है वो वापसी पे आता है। जब आप ये माल वापसी मंगवा रहे हैं अपने पास जॉब वर्क होने के बाद, तो जॉब वर्कर को कंपनीज प्रेशराइज करती हैं कि आप हमें चालान का ईवे बना करके दो। क्योंकि देखो, जो मैंने गुड्स भेजे हैं उसकी कॉस्ट हो सकता है 1 लाख रुपए हो, लेकिन उस पर जॉब वर्क की कॉस्ट हो सकता है सिर्फ 5,000 हो। जॉब वर्क की मैंने जो जॉब वर्क किया, मेरी जो काम की कीमत है वो सिर्फ 5,000 रुपए है, लेकिन आपके माल की कीमत 1 लाख रुपए है। तो 1 लाख रुपए का तो वो चालान बनेगा। जो मैंने अपना काम है उसका बिल आज दूं मैं, जरूरत पड़ेगी तो महीने के एंड में भी दूंगा। मैं 30 डेज का टाइम है मेरे पास सर्विस प्रोवाइडर के पास। तो कंपनीज प्रेशराइज करती हैं ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज कि आप साथ साथ बिल बना के दो। अब बिल बना के 5,000 रुपए का मैंने तो दे दिया, लेकिन जब रास्ते में जीएसटी वालों ने रोका तो वो एक पेनल्टी इंपोज कर देते हैं अंडर वैल्यूएशन की, कि आप 1 लाख के माल की 5,000 रुपए की बिलिंग करके भेज रहे हो। इस केस में जो लाइबिलिटी है कंप्लायंस की, वो जॉब वर्कर की नहीं है। जॉब वर्कर कोई ईवे बिल नहीं बनाएगा। तभी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अर्लियर 9988 जो एचएसएन कोड है वो जॉब वर्क का है। पहले इस कैटेगरी में भी ईवे बन जाया करता था, क्योंकि गवर्नमेंट को भी आपका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। जो आउटवर्ड बना रहा है, मतलब जिसने जॉब वर्क के लिए माल भेजा, वही इनवर्ट कैटेगरी में जॉब वर्क रिटर्न्स का बनाएगा। जैसे ही आप इनवर्ट कैटेगरी पे क्लिक करते हैं और डिलीवरी चालान सिलेक्ट करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जॉब वर्क रिटर्न्स वहां पे चूज कर लेता है। तो जिसने माल भेजा है बाहर, वही इनवर्ट कैटेगरी में रिटर्न का चालान बनाएगा। चालान नंबर जो है वो जॉब वर्कर का होगा, क्योंकि वो माल आपके पास भेज रहा है, वो अपने चालान बना के देगा। लेकिन ईवे इसमें सेंटर को बनाना है जो जॉब वर्क के लिए माल भेज रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस चीज पे आते हैं। गवर्नमेंट ने भी इसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की। 9988 कैटेगरी में आज की डेट में जॉब वर्क कर नहीं बना सकता ई इनवॉइस, सॉरी ईवे बिल, और वो इसीलिए रिस्ट्रिक्ट किया गया है। अब दूसरी बात करते हैं कंपोजिशन स्कीम की। ये अभी तक जो बात थी रेगुलर टैक्स पेयर की थी। मैं अभी एनुअल रिटर्न या और बहुत ज्यादा जीएसटी कंप्लायंसेस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं। दूसरी बात हम करते हैं कंपोजिशन डीलर की। कंपोजिशन डीलर को और रेगुलर डीलर में फर्क क्या है, पहले वो जान लेते हैं। अब रेगुलर डीलर अपने सामान पर जीएसटी 100 रुपए की अगर मैं कोई चीज बेच रहा हूं और उस पर 18% अगर जीएसटी है,
तो मैं कस्टमर से 118 रुपए कलेक्ट करूंगा, 100 रुपए अपने सामान के और 18 रुपए जीएसटी के, और वो 18 रुपए मुझे गवर्नमेंट को देने हैं। वो गवर्नमेंट को भी कैसे देने हैं, जो मेरे पास परचेज पे, लेट सपोज 50 रुपए का मैंने वो माल खरीदा भी था, तो 50 रुपए पे 9 रुपए मेरे पास लगकर भी आए होंगे गवर्नमेंट से। तो डिफरेंस जो है, जितनी वैल्यू एडिशन मैंने उसमें की, जितना मैंने उसमें अपनी मेहनत या अपना मेहनताना जोड़ दिया, 50 रुपए मैंने अपना मेहनताना उसमें जोड़ा, तो उस 50 रुपए पे ही मेरे को गवर्नमेंट को नेट जीएसटी देना है, क्योंकि 50 रुपए पे गवर्नमेंट को ऑलरेडी जीएसटी मिल चुका है। तो ये तो रेगुलर स्कीम की बात थी। अब कंपोजिशन डीलर को क्या फायदा है और उसको किस तरीके से जीएसटी देना होता है। कंपोजिशन डीलर मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर है, तो उसको 1% जीएसटी देना है। कंपोजिशन डीलर की भी, जैसे हमने बात की थी कि अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होते तो आप इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं कर सकते। कंपोजिशन डीलर के साथ भी सेम चैलेंज है कि वो इंटरस्टेट सेल्स नहीं कर सकता, विद इन द स्टेट वो सेल कर सकता है। जैसे छोटे व्यापारी होते हैं जो राशन बेचते हैं या अदर टैक्सेबल कमोडिटीज में डील कर रहा है, उन सबके लिए कंपोजिशन स्कीम इज बेस्ट। वो 1% अपनी पॉकेट से, क्योंकि वो कस्टमर से नहीं सिलेक्ट कलेक्ट कर सकते और ना ही वो टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं, उन्हें जो डॉक्यूमेंट इशू करना है वो बिल ऑफ सप्लाई, और उनको क्लियर अपनी दुकान पर भी बोर्ड लगाना है और इनवॉइस के ऊपर भी लिखना है कंपोजिशन डीलर नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स। मतलब मैं एक कंपोजिशन डीलर हूं और मैं आपसे टैक्स का पैसा नहीं ले सकता। जो 1% मुझे देना है वो अपनी पॉकेट से देना है, और मुझे कोई टिपिकल कंप्लायंस पूरा नहीं करना। क्वार्टर में सिर्फ एक चालान पे करना है, जितनी भी मेरी सेल है उस सेल को मेरे को रिपोर्ट करना है और उस पर 1% टैक्स मुझे दे देना है। सिमिलरली फॉर रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट्स के केस में कंपोजिशन डीलर के लिए 5% का रेट है, और सर्विस प्रोवाइडर के लिए ये रेट ऑफ टैक्स 6% है। इस केस में आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा और कोई भी आप और बेनिफिट नहीं ले सकते। सिर्फ आपने 1% टैक्स या 5% टैक्स या 6% टैक्स इन केस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, वो आपको गवर्नमेंट को स्ट्रेट अवे पे कर देना, और साल में एक रिटर्न आपको भरनी होती है एनुअली, GSTR 4। उसमें आपको अपनी सेल और परचेज का ब्यौरा देना है, और जो आपने टैक्स पे किया चारों क्वार्टर में CMP 08 से, आपको वो बताना होता है। 30 अप्रैल को एक रिटर्न ये जाती है और आपका कंप्लायंस पूरा हो जाता है। इसके अलावा जीएसटी में एक और कंसेप्ट है कैजुअल टैक्स पेयर का। कैजुअल टैक्स पेयर का कंसेप्ट क्यों लेके आई गवर्नमेंट। मैं मान लेता हूं कि आप रजिस्टर्ड भले ही हैं या नहीं है, लेकिन आप किसी स्टेट में, लेट सपोज आप दिल्ली बेस्ड हैं और नोएडा में कोई एग्जीबिशन लगी है, आप वहां पर गोलगप्पे का स्टॉल लगाना चाहते हैं। लेट सपोज आप दिल्ली में वो स्टॉल लगाते थे, आपने जीएसटी भी ले रखा है, लेकिन नोएडा में एग्जीबिशन लगी है, आप वहां पर चाट गोलगप्पे का स्टॉल लगाना चाहते हैं। तो अगर आपको वहां पर स्टॉल लगाना है तो आप जरूरी तो नहीं वहां पर एक रेगुलर टैक्स पेयर की तरह जीएसटी नंबर लेंगे और उसके सारे कंप्लायंस पूरे करेंगे। तो कैजुअल टैक्स पेयर कैटेगरी उन लोगों के लिए बनी जो कुछ समय के लिए, मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए आप इसमें रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। कुछ समय के लिए, लेट सपोज 15 दिन की वो एग्जीबिशन है, तो 15 दिन के लिए अगर आप वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो आप कैजुअल टैक्स पेयर कैटेगरी में वो रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। और उसके लिए आपको अपनी एस्टिमेटेड सेल्स गवर्नमेंट को पहले बतानी होंगी कि आपको कितना उम्मीद है कि आप इतनी सेल कर लेंगे, और उतना टैक्स आपको गवर्नमेंट को पहले देना पड़ेगा। बहुत से ऐसे स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं जो पूरा साल नौकरी करते हैं, लेकिन दिवाली के आसपास वो कुछ कमोडिटीज सेल करते हैं या मिठाइयाँ सेल करते हैं या वो ट्रेडिंग कर लेते हैं। तो वो सिर्फ 15-20 दिन या एक महीने के लिए दिवाली के आसपास वो रजिस्ट्रेशन लेते हैं, अपना कंप्लायंस पूरा करते हैं और फिर से पूरा साल अपना वो नौकरी करते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज जीएसटी में बेसिकली हैं। और इसके अलावा हम और बात कर लेते हैं कि और क्या कंप्लायंस हैं जो किसी भी बिजनेसमैन को ध्यान रखने हैं। एक, किसी भी बिजनेसमैन को, भले ही उसकी टर्नओवर कम है या ज्यादा है,
एक आईटीआर अपनी जरूर भरनी चाहिए। आईटीआर, क्योंकि बहुत से लोगों के पास अभी कंप्लायंस के नोटिस, एआईएस टीएएस के नोटिस आ रहे हैं। नोटिस नहीं, रादर वो एक इन्फॉर्मेशन है कि आप, गवर्नमेंट के पास आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन है और वो आपकी रिटर्न या तो आपने नहीं भरी है या आपकी रिटर्न जो भरी है आपने उससे वो मैच नहीं हो रही। तो इन सब चीजों से अगर आपने बचना है, क्योंकि जो अभी गवर्नमेंट जिस पैटर्न पे काम कर रही है वो एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। गवर्नमेंट के पास बहुत सारे सोर्सेज से आपकी इंफॉर्मेशन आ रही है। अर्लियर देयर वाज अ कंसेप्ट कॉल्ड एसएफटी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जो आपके बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस या शेयर ब्रोकर्स या रजिस्ट्रार ऑफिस से वो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास आती थी। मैं जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ कि आपने एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर अपने अकाउंट में कैश डिपॉजिट किया या कैश विड्रॉ किया, तो वो बैंक आपका वो इंफॉर्मेशन आपकी इनकम टैक्स को रिपोर्ट कर देता है। आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की, 30, रजिस्ट्रार ऑफिस के लिए मैंडेट है कि वो आपकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगा। ऑल जो टीडीएस का कंसेप्ट है वो 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी के लिए है, लेकिन हम ये ना माने कि हमारा टीडीएस नहीं कटा तो गवर्नमेंट के पास हमारी इन्फॉर्मेशन नहीं है। 30 लाख से ऊपर की कोई अगर आपने प्रॉपर्टी ली है तो भी आपका डाटा रजिस्ट्रार ऑफिस से गवर्नमेंट के पास चला जाता है। कोई आप शेयर्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो जहां आपने डीमेट अकाउंट खुलवाया उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपने जितने रुपए के शेयर सेल या परचेज किए हैं ड्यूरिंग द ईयर, वो आपकी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं। 31 मई तक ये इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हो जाती है। तो आईटीआर भरने में बहुत ज्यादा जल्दबाजी भी ना करें और अपनी एएस टीआईएस की इंफॉर्मेशन को देखकर ही अपनी आईटीआर भरें। जो भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास रिपोर्टेड है, ये भी एक गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि पहले गवर्नमेंट ये डिस्क्लोज नहीं करती थी एसएफटी की ट्रांजेक्शन्स। वो अपने रिकॉर्ड के लिए ये चीजें रखती थी जो हिडन होती थी। हम अपनी आईटीआर सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे भर देते थे। बाद में पता चलता था कि गवर्नमेंट के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जिसके बेसिस पे हमारा केस स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट हो गया। तो बेटर है, गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि एएसटीएस को पब्लिक कर दिया। और वो कहते हैं कि हम कंप्लायंस को सिंपल करना चाहते हैं। हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है हम आपको बता रहे हैं, आप उस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए अपनी आईटीआर को डिस्क्लोज कर दीजिए, तो आपको कोई भी चैलेंजेस नहीं आएंगे। इसके अलावा पैन आधार लिंकिंग, जो लोग आईटीआर नहीं भी भरते, और अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया है। अभी रिसेंट की मैं बता देता हूँ, एक क्लाइंट का मेरे पास फोन आया कि सर मुझे पैन और आधार लिंक कराना है और बहुत अर्जेंट है। रीजन बीइंग कि उसने 10 लाख से ऊपर की गाड़ी परचेज कर ली थी, लेकिन जब गाड़ी की डिलीवरी लेने वो पहुंचा तो 1% टीसीएस की जगह उसका 5% टीसीएस कंपनी ने मांग लिया उससे। रीजन बीइंग कि वो अपनी मदर के नाम से गाड़ी ले रहा था और उसकी मदर का पैन और आधार लिंक नहीं था। तो अगर आप पैन आधार लिंक नहीं करेंगे तो हायर रेट ऑफ टीडीएस या हायर रेट ऑफ टैक्स डिडक्शन का शिकार हो जाएंगे और उसका बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा। आज आपका 20% टैक्स कहीं पे कट गया और आपका पैन भी नहीं रिपोर्टेड था या पैन इनएक्टिव था, तो वो आपके लिए वर्किंग कैपिटल को ब्लॉक कर देगा आपकी। अगर पैन रिपोर्टेड ही नहीं है तो फिर आप उसको क्लेम भी नहीं कर पाएंगे। तो जो टीडीएस जिन्होंने 10 नंबर ले रखा है उनको भी ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि जब आप रिटर्न भरने बैठेंगे और आप तब चेक करेंगे कि किसी का पैन इनएक्टिव है, तो डिफरेंशियल रेट अगर आपने उससे कलेक्ट नहीं किया तो वो डिफरेंशियल आपको खुद से पे करना पड़ जाएगा। और अगर आप डिडक्टर साइड पे हैं तो आपका हायर रेट ऑफ टैक्स वो कट जाएगा। तो ये कंप्लायंस बहुत जरूरी है। एमएसएमई, क्योंकि ये ऑल्दो ये बजट 2023 में ये क्लॉज आया था, सेक्शन 43B क्लॉज एच, जो कि मैंडेटरली 45 डेज इफ इन केस अगर हमारा कोई रिटर्न एग्रीमेंट है, अदरवाइज 15 डेज में पेमेंट के लिए हमें बाउंड करता है टैक्स ऑडिट केसेस में जो टैक्स पेयर्स हैं। अब बिंग ऑन द रिसीवर एंड,
मैं किसी कंपनी को, ऑडिटेड फर्म को मैं अगर कोई सर्विसेज या सप्लाई दे रहा हूँ और मेरे पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो क्या मैं 45 दिन में अपनी पेमेंट क्लेम नहीं कर सकता? ऑल्दो कंपनी इज बाउंड कि मेरे पास रजिस्ट्रेशन है चाहे नहीं है, मुझे उसको 15 या 45 डेज में पेमेंट करनी चाहिए बेस्ड ऑन माई टर्नओवर क्राइटेरिया। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी इस केस में नहीं है, बट ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल स्पेसिफिक ओपिनियन बेस्ड थ्योरी है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को एमएसएमई पोर्टल पर भी रजिस्टर कीजिए। उद्यम पोर्टल पर आप खुद से रजिस्टर कर सकते हैं, और इसमें एक चीज जो एनुअली हमें करनी है, हमें हर साल इसको अपडेट करना जरूरी है। क्योंकि लेट सपोज मैं इस साल माइक्रो कैटेगरी में रजिस्टर्ड हूं, हो सकता है मेरी टर्नओवर बढ़ने की वजह से या मेरी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी की वजह से मेरी कैटेगरी अगले साल माइक्रो से स्मॉल हो जाए। तो मुझे हर साल उसको अपडेट करना है। अपडेट करने से वो ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स के रिकॉर्ड से मेरी टर्नओवर को फेच कर लेगा, जीएसटी रिकॉर्ड से मेरी टर्नओवर को फेच कर लेगा और मेरी कैटेगरी को रिवाइज कर करके चेंज कर देगा। तो हर साल आप एमएसएमई, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले एमएसएमई में खुद को रजिस्टर कीजिए, और उसके बाद हर साल आप उसको अपडेट भी कीजिए। सिर्फ 5 मिनट का टास्क है, लेकिन इससे आपको बेनिफिट आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा होगा। इसके अलावा ईएसआई पीएफ को लेकर भी बहुत ज्यादा डाउट्स हम लोगों के पास आते हैं। ऑल्दो हम लोग ईएसआई पीएफ की कंसल्टेंसी नहीं देते, लेकिन एक बेसिक जितना मुझे मालूम है मैं आप लोगों के साथ साझा करने की कोशिश करूंगा। ईएसआई का मैंडेट जो है वो आपके पास 10 एम्प्लॉइज से वो स्टार्ट हो जाता है। 9 एम्प्लॉइज जब आपके पास हो जाए तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना ईएसआई नंबर अप्लाई कर दीजिए। बेनिफिट्स जो इसमें है 3.75%, ऑल्दो आपकी पॉकेट से वो जाएगा 3.25%, सॉरी, और 0.75% इंप्लॉय का डिडक्ट होगा, लेकिन उसमें बेनिफिट्स भी हैं। अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को चला रहे हैं और भगवान ना करे उसमें कभी किसी वर्कर को चोट लग जाती है, तो उस केस में आपको ईएसआई से बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि भले ही आपके काम से वो, उसका रोड पे कुछ एक्सीडेंट होता है या आपकी कंपनी के अंदर कुछ एक्सीडेंट से उसको कुछ हो जाता है, तो ईएसआई उसका टेक केयर करेगी। अगर ईएसआई में उसका इलाज संभव है तो ईएसआई में उसका इलाज होगा। अगर ईएसआई में उसका इलाज संभव नहीं है तो ईएसआई उसको रेफर करके जिस भी हॉस्पिटल में भेजेगी उसका खर्चा ईएसआई पे करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो हम लोग अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो कोरोना पीरियड में इस ईएसआई एक्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हुई थी। बहुत लोगों ने वॉलंटरली ऑप्ट किया भी था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सरेंडर कर दिया, जो कि एक हेल्दी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। एज पर माई पर्सनल सजेशन, रेस्ट, आप लोग बहुत ज्यादा समझदार हैं खुद से भी कि आपको क्या करना चाहिए, आपके बिजनेस के लिए क्या चीज बेनिफिशियल है और क्या चीज नहीं है। एक बेसिक चीज जो मुझे किसी क्लाइंट के एक पर्टिकुलर केस से ही जानकारी मुझे मिली थी, इनिशियली भी हमने डिस्कस किया था, एक शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। मैं ये जानकारी भी सबके साथ शेयर करना चाहूंगा कि ये रजिस्ट्रेशन हर एक इंडस्ट्री के लिए, वेदर इट इज फैक्ट्री, छोटी वर्कशॉप, कोई ढाबा, कोई होटल, कोई आईटी कंपनी, सबके लिए ये मैंडेटरी है। और अगर आप ये रजिस्ट्रेशन नहीं लेते तो मिनिमम 100 रुपए से लेकर के 3,000 रुपए तक की आपकी पेनल्टी है इस एक्ट के अंदर। तो जिसने भी यार ये शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में, भले ही उसने जीएसटी नंबर ले रखा है या और सारे वो कंप्लायंसेस पूरे कर रहा है, लेकिन शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। इसमें आपको वीकली ऑफ और किस समय से किस समय तक आपकी कंपनी या आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है वो सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है। कितने मेल मेंबर्स आपके पास काम कर रहे हैं, कितने फीमेल मेंबर्स, या 14 साल से बच्चे, 14 साल से बड़े या 18 साल से कम उम्र के बच्चे, यंग लेबरर्स इनको हम बोलते हैं,
कितने वो काम कर रहे हैं, इन सब का ब्यौरा आपको देना होता है। और अगर आप ये सब कंप्लायंस पूरा नहीं करते तो भी आप पे, अगर आपने रजिस्टर नहीं भी कर रखा और कोई कैजुअल आपकी टैक्स पे कंप्लेंट इस पर्टिकुलर एक्ट में कर देता है, तो लेबर कोर्ट के अंदर आपसे ज्यादा सुनवाई लेबर की होती है। और अगर आप रजिस्टर्ड हैं, ये कंप्लायंस पूरा कर रहे हैं, तो शायद आपको कुछ रिलीफ मिल जाएगा। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है और कोई कंप्लायंस आपके पास, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, तो हमेशा केस लेबर के फेवर में जाएगा। आपके फेवर में आने के चांसेस बहुत मिनिमम होते हैं। सना जी, कंटिन्यू जी करें सेशन, या वन टू वन इंटरेक्शन, किसी के अगर कुछ पर्टिकुलर डाउट्स हैं उसको ले लें, वो जी ज्यादा बेटर है। जी, मैं यही कहना चाहूंगी, आपने जो अभी तक जो बातें बताई और कंप्लाइंसेस के बारे में रोशनी डाली, वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेक्टिव सेशन था। एज इन इंटरेक्टिव, क्योंकि अभी लोग जो पार्टिसिपेंट हैं उन्होंने काफी ज्वाइन भी किया, और आई एम श्योर उनकी कुछ ना कुछ क्वेरीज भी होंगी। तो पहले आई वुड सजेस्ट कि हम लोग क्वेरीज ले लेते हैं, ताकि जो भी हमारा अभी तक का डिस्कशन रहा है उसमें अगर किसी के मन में कोई भी हाँ, डाउट है उससे रिलेटेड अगर तो वो कुछ अपनी डाउट्स बात हैं रख तो वो सके। एड्रेस जी होने जी। चाहिए। तो मैं अपने पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारे आज के इस वेबिनार से रिलेटेड जो अभी सचिन जी ने बात कही है, डिस्कशन किया है, उसके ऊपर किसी की कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज रेज कर सकते हैं, और वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। तो आपके कोई भी मन में डाउट है तो आप प्लीज अभी रेज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस। अ, सचिन जी, मेरी क्वेरी है। हाँ जी मैडम। जी जी आपने जो इस बारे में बताया था कि 40,000 से ऊपर जब टर्नओवर होती है जीएसटी में, तो 40 इंटरेस्ट, लैक्स से ऊपर टर्नओवर। यस, तो उसमें हमें वो अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी नहीं होता। पर जब सर्विस, थोड़ा सा माइक के क्लोज आके बोलिए, क्योंकि मेरे को आपकी आवाज प्रॉपर, मतलब यू आर नॉट ऑडिबल प्रॉपरली, ब्रेक होके आ रही है आपकी आवाज। आपने बोला था सर कि जब 40 लाख से ऊपर की हमारी टर्नओवर होती है, टर्नओवर नहीं होती है, तो हमें जीएसटी का सर्टिफिकेट लेना कंपल्सरी नहीं है, हाँ जी। इंटरेस्ट रेट सेल ना हो। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है? और सर्विस के केस में 20 लाख। हाँ जी। पर जैसे अगर आपकी 20 लाख से 20 लाख तक की हो और इंटरेस्ट रेट सेल ना हो, तब भी उसको सर्टिफिकेट देना कंपल्सरी है क्या? मैम, ये जो एग्जाम्पशन है वो 20 लैक्स तक है, या गुड्स के केस में 40 लैक्स तक है। और अगर हम इसी की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो ये टर्नओवर हाफ हो जाती है। मतलब जो 20 लैक्स वाली टर्नओवर है वो 10 लैक्स हो जाती है, और 40 लैक्स वाली जो है वो 20 लैक्स हो जाती है। क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं एनसीआर की ऑडियंस से, तो मैंने उस कंसेप्ट को नहीं छेड़ा आज। अभी हम 40 लैक्स और 20 लैक्स पे ही बात करते हैं। सर्विसेज के केस में 20 लैक्स जब आपकी टर्नओवर क्रॉस हो जाती है, तो आपको मैंडेटरली वो जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। बेटर है आप 20 लैक्स, 19 लैक्स क्रॉस हो तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दें। और गुड्स के केस में 40 लैक्स जब आपकी क्रॉस होने वाली हो, मतलब 39 लैक्स क्रॉस हो जाए, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दें। अदरवाइज नॉन कंप्लायंस की पेनल्टीज सेक्शन 122 में भी अमाउंट ऑफ टैक्स के इक्वलेंट पेनल्टी लगती है। और जो टैक्स है विद इंटरेस्ट पेनल्टी आपको पे करना पड़ेगा, सर मैं ये अगर जानना चाहती डिपार्टमेंट की तरफ से। हूँ, अगर क्योंकि क्या किसी है की, कि आप आईटीआर तो अपनी भरेंगे, हम्म, जब आईटीआर भरेंगे अपनी टर्नओवर वहां रिपोर्ट करेंगे। टर्नओवर आप 40 लाख से ऊपर की जब रिपोर्ट करेंगे, और 2 या 3 साल बाद जब जीएसटी और इनकम टैक्स का डाटा रिकनसाइल होगा, ऑल्दो दे ऑलरेडी हैव एन एमओयू जिसमें ये अपना क्रॉस इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं, जब वो डाटा रिकनसाइल होगा तो आपके पास मिसमैच का या जीएसटी नॉन कंप्लायंस का नोटिस आएगा। फिर आपके लिए वो 2 साल बाद इंटरेस्ट की लाइबिलिटी भी बहुत ज्यादा होगी, और पेनल्टी का अमाउंट भी अप टू अमाउंट ऑफ टैक्स वो होगा। नहीं सर, मैं ये जानना चाह रही थी कि जो 40 लाख की लिमिट्स हैं, अगर जैसे हाँ जी। इन्वेस्टमेंट 20 लाख के अराउंड है, 20 लाख हाँ की जी। बिलो 14 लाख के अराउंड कुछ है, और उस कंडीशन में आप इंटरेस्ट रेट सेल कर रहे हैं, तो क्या उस कंडीशन में भी आपको जीएसटी का कंप्लायंस आपको फॉलो अप करने पड़ेंगे? मैम 20 लैक्स क्रॉस होगी तो आपको बिल्कुल करने पड़ेंगे। अप टू 20 वो लैक्स सर्विसेज के केस में अगर आप इंटरस्टेट सर्विसेज भी दे रहे हैं,
लेट सपोज आप दिल्ली बेस्ड, आप मुंबई में कोई सर्विसेज दे रहे हैं, तो भी आपको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, जीएसटी नंबर लेने की उसमें कोई जरूरत नहीं है। और अगर सर्विसेज के केस में इंटरस्टेट सर्विसेज अलाउड है। ओके सर। और सर जैसे किसी की टर्नओवर एक साल तुम सपोज 20 लाख के अराउंड हुई, पर नेक्स्ट ईयर उसकी जो टर्नओवर सर्विस कैटेगरी है और उसकी 15-16 के लाख अराउंड हो, तब उसे क्या करना चाहिए? आप कहना चाह रहे हैं कि हाइब्रिड सेल्स करता है, मतलब वो ट्रेडिंग भी कर रहा है और वो सर्विसेज भी दे रहा है? सर ओनली सर्विसेज के केस में, सर्विस का केस है, सर पर जो उसकी सर्विस है वो 20 लाख के बिलो सिर्फ एक साल गई है, आगे उसकी जो सर्विस की अमाउंट है वो कम हो रही है, तो उस कैटेगरी में क्या करना चाहिए? मतलब आगे कम हो रही है तो वो अपना जीएसटी नंबर सरेंडर कर सकता है। अगर आज उसकी टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड कर रही है तो उसको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। पर सर एक साल के लिए लेना पड़ेगा फिर, ओनली हाँ, 1 ईयर? जिस साल वो टर्नओवर एक्सीड हो गई उस साल उसको नंबर लेना पड़ेगा। अगले साल अगर आपको लगता है कि टर्नओवर मेरी उतनी नहीं रहेगी, तो आप कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए, वो जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाएगा। फिर अगर फर्दर फ्यूचर में आपको जरूरत लगती है तो आप फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, नेक्स्ट एंड वेरी नेक्स्ट केस में जब आपका रजिस्ट्रेशन नया आएगा, तो थर्ड लास्ट जो अल्फाबेट न्यूमेरिक कैरेक्टर है 1 होता है, अभी 1Z, वहां पे आपका 2Z हो जाएगा, और थर्ड रजिस्ट्रेशन लेंगे तो वो 3Z हो जाएगा। इस तरीके से अप टू 36 रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन गवर्नमेंट ने बनाया है, 1 to 9, उसके बाद अल्फाबेट्स A to Z, 26 अल्फाबेट्स है और 9 न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, तो 35 रजिस्ट्रेशन आप एक स्टेट में ले सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो, आई होप रश्मि आपका डाउट क्लियर हो गया। हाँ आप पूछ सकते रश्मि, अगर आपका और कोई क्वेरी है तो आप प्लीज रेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी और का कोई कंसर्न है तो आप भी अपनी बात जो है वो हम तक रख सकते हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ जी आकांक्षी। सर एक क्वेरी है कि जो भी जीएसटी रिटर्न्स फाइल करते हैं ना, हाँ जी, क्या उनको आईटीआर फिल करना मैंडेटरी है? आइडियली मैम करना चाहिए। मैं एक स्पेसिफिक केस बता देता हूँ, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देता हूँ। लेट सपोज आप एक किराना स्टोर चला रहे हैं, आपने जीएसटी नंबर भी लिया हुआ है, और आपकी 50% सेल्स जो है कैश में होती हैं, 50% बैंकिंग चैनल से आती हैं। आपने 40 लाख रुपए की सेल कर दी साल में, जिसमें से 20 लाख रुपए आपके पास कैश में रिसीव हुआ और 20 लाख आपको बैंक से रिसीव हुआ। वो 20 लाख आपने जाकर के बैंक में जमा कर दिया। 20 लाख जब आप बैंक में जमा करेंगे, तो एसएफटी की जिसकी हम बात कर रहे थे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, जो आज एआईएस टीएस के नाम से हम लोग जानते हैं, एआईएस में आपका वहां पे रिफ्लेक्ट करेगा कि आपने 20 लाख रुपए का कैश डिपॉजिट किया है। अब गवर्नमेंट को तो नहीं पता कि वो 20 लाख आपका बिजनेस का सोर्स क्या है, 20 लाख कैश का बिजनेस इनकम है, बिजनेस की टर्नओवर है। आप बताओगे तभी तो उन्हें पता चलेगा, अदरवाइज वो क्या होगा, वो सेल्फ असेस करके आपकी 20 लाख रुपए की सीधी सीधी एडिशन करके आपको ऑर्डर दे देंगे कि भाई हमारे हिसाब से तो 20 लाख रुपए आपने कैश, अनअकाउंटेड कैश डिपॉजिट कर दिया आपने करंट या सेविंग अकाउंट में, जिसका आपने कोई ब्यौरा दिया नहीं हमें, तो ये 20 लाख रुपए की आपकी अनअकाउंटेड कंसील्ड इनकम है, इस पे आप टैक्स दे दो। अगर आप उसको आईटीआर भर करके डिस्क्लोज कर देंगे कि ये मेरी अनअकाउंटेड कैश नहीं है, ये मेरा वही कैश है जो मैंने बिजनेस टर्नओवर से रिसीव किया है। सर एक्चुअली आई एम एबल टू क्लियर इट आउट। यस सर, एक्चुअली बेसिकली सर यही मिसकंसेप्शन रहता है कि अगर जीएसटी थोड़ा फाइल सा कर लाउड बोलिए आकांक्षा जी, मुझे आपकी आवाज, आई थिंक यू आर ऑन म्यूट। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी। सर एक्चुअली यही मिसकंसेप्शन रहता है कि अगर आप जीएसटी फाइल कर रहे हो तो यार दैट मींस यू आर पेइंग द टैक्स, तो आपको आईटीआर फिल करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, देखो, हम लोग इंडिया के अंदर दो तरीके के टैक्सेस हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी की जो हम बात कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है जो सेल और परचेज के ऊपर टैक्स दिया हमने, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब कोई भी हमने गुड्स खरीदे, अपने खाने के लिए एक बिस्किट लिया, वाटर बॉटल ली, उस पर जो टैक्स हम पे कर रहे हैं, जो भी सामान हम खरीद रहे हैं, सामान पे जो हमने टैक्स दे दिया इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स जो आपकी सीधा सीधा आपकी इनकम के ऊपर लगता है, आपने जो कमाई की वो माल बेच करके, उस पर भी गवर्नमेंट को टैक्स देना है, दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स। दे बोथ आर सेपरेट, और दोनों का हमें कंप्लायंस पूरा करना जरूरी है।
ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। सचिन जी, आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एक मुद्दा था वो एक्सप्लेन किया, और ये इसके रिगार्डिंग बहुत सारी क्वेरीज भी आती हैं। एक दो लोगों ने मुझसे और इस एसएफटी के बारे में जानने की कोशिश की। जैसे हम आईटीआर फाइल करते हैं, एट टाइम्स क्या होता है कि आज के टाइम में सबके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, राइट, और उनकी इनकम जो है वो मे बी दे आर सैलरीड एम्प्लॉय और मे बी दे आर इनटू बिजनेसेस। अब उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन की, सपोज उनकी सैलरी थी 10 लाख की, और उन्होंने 20 लाख का क्रेडिट कार्ड का अमाउंट कोई पे किया ड्यूरिंग द एनुअल ईयर, तो वहां पर जो है इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है। तो इसके रिगार्डिंग एक थोड़ा सा आपसे मैं जानना चाहूंगी कि उस केस में, उस सिनारियो में क्या करना चाहिए, बिकॉज ये कंसर्न लोगों का बहुत ज्यादा इस बारे में आता है कि क्या हम आर वी लाइबल टू पे एनी टैक्स ऑन दैट, और आर वी लाइबल टू गिव एनी जस्टिफिकेशन रिगार्डिंग दैट। बिकॉज मेरा मानना तो यही है कि आप उसको क्लैरिफाई कीजिए कि आपने ये ट्रांजैक्शन किसके रिगार्डिंग की है, आप अपने प्रूफ जो है वो सबमिट कीजिए, एंड द इशू विल बी रिजॉल्व, राइट। सो बट आपको मैं क्योंकि इस फील्ड में ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैं तो मैं इसमें आपसे प्रैक्टिकल जानना चाहूंगी। केस जो ऑलरेडी हम लोग एक रिप्लाई कर भी चुके हैं, जी। मैं बता देता हूँ। पर्टिकुलरली उस केस में भी जो आपने कहा है, सिंपल सेम वैसा ही वो केस था। एक एसएससी, मेरे से भी छोटी उम्र का, क्योंकि वो हम्म। एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था। तो हम्म। उसने अपनी एजुकेशन को फंड करने के लिए, क्योंकि उसकी फैमिली इनकम बहुत कम थी, सोर्सेज ऑफ इनकम फैमिली में बहुत कम थे, तो उसने अपनी एजुकेशन को फंड करने के लिए क्रेडिट कार्ड्स का यूज किया। वो एक हम्म। क्रेडिट कार्ड से विड्रॉ करता था। बहुत सारी एप्लीकेशंस, आज से शायद 4-5 साल पहले बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल थी जिससे आप एक क्रेडिट कार्ड से वो फंड्स विड्रॉ करके उस ऐप में ले लेते थे। और नेक्स्ट मंथ जब उसकी ईएमआई ड्यू होती थी तो वो दूसरे क्रेडिट कार्ड से उस फर्स्ट कार्ड की ईएमआई पे कर देते थे। और इसी तरीके से रोटेशन में वो 8 to 10 कार्ड्स को यूज कर रहा था। हम्म। एआईएस के अंदर, जैसे कि आपने भी एग्जांपल लिया, मैं उसको भी इसमें इंकॉर्पोरेट कर लेता हूँ कि मेरी इनकम है 10 लाख रुपए और मैंने क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट की हुई है 20 लाख रुपए। किसी भी लेमैन को अगर ये चीज समझाएंगे तो कोई भी सीधे सीधे पकड़ लेगा कि आप 10 लाख रुपए कमा करके 20 लाख रुपए की पेमेंट कैसे कर सकते हो। हम्म। भाई, क्रेडिट कार्ड जो है आपका पर्सनल यूज है, या तो मैं उसको बिजनेस में यूज कर रहा हूँ कि बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल मैंने ली, बिजनेस में मेरी टर्नओवर 40 लाख 50 लाख है, तो जस्टिफाई होता है कि 20 लाख का माल मैंने क्रेडिट कार्ड से लिया और जब माल बेचा तो उससे उसकी पेमेंट कर दी। माल बेचना का ये मतलब नहीं है कि मेरा 100% प्रॉफिट है, मेरी मेरा रिवेन्यू है वो, और उस रिवेन्यू से मैंने वो पेमेंट कर दी। या तो ये केस हो सकता है। मैं मान रहा हूँ अभी कि कोई बिजनेस नहीं है, मैं एक नॉर्मल सैलरी क्लास आदमी हूँ और 10 लाख रुपए कमाता हूँ साल के, और 20 लाख रुपए की क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर दी मैंने, तो सीधा सीधा 10 लाख रुपए की तो कंसीलमेंट है। बिल्कुल। लेकिन जरूरी नहीं है। अगर हम इसमें एक ऑडिट ट्रेल की हम बात करते हैं, जैसे हम लोग अब जब ऑडिट करते हैं तो हम ट्रांजेक्शन, मतलब पतर दर पतर उसको अगर हम खंगालने की कोशिश करेंगे तो हमें एक ट्रेल बनानी पड़ेगी कि भाई, ए क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने के लिए मैंने बी बी क्रेडिट कार्ड को यूज किया, बी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने के लिए मैंने सी क्रेडिट कार्ड को यूज किया, और इस तरीके से एक लूप क्रिएट हो गया। ये पैसा मैंने इनकम में से नहीं दिया। जब ए की 100 रुपए की पेमेंट बी के क्रेडिट कार्ड से 100 रुपए से की तो 100 रुपए की मेरी पेमेंट ए की शो हो गई। जब उस बी की पेमेंट करूंगा 100 रुपए, तो वो भी 100 रुपए में। ओरिजिनल पेमेंट मेरी 100 रुपए की थी, हम्म। लेकिन क्योंकि मैंने उसको रोटेशन में एक कार्ड से दूसरे कार्ड से तीसरे कार्ड से किया, तो हो सकता है अगर इसमें 5 कार्ड इन्वॉल्व है तो मैंने अपनी टर्नओवर, मतलब पेमेंट्स को 5 गुना दिखा दिया। मतलब जब ए की पेमेंट की 100 रुपए की बी कार्ड से, तो वो 100 रुपए तब भी काउंट हुआ। जब बी की पेमेंट की सी कार्ड से, तो 100 रुपए फिर काउंट हो गया, 200 हो गई। जब सी की पेमेंट डी से की तो 100 रुपए फिर से काउंट हो गया। ओरिजिनल पेमेंट वो 100 ही थी, क्योंकि मैं रोटेशन में उसको वर्किंग कैपिटल को एंगेज कर रहा हूँ कहीं ना कहीं से, तो वो 500 रुपए काउंट हो गई। तो ये ट्रेल हमें स्टेब्लिश करके गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को दिखानी पड़ेगी, तभी हम इस केस से बाहर आ सकते हैं। नहीं तो स्ट्रेट अवे गवर्नमेंट इसमें एडिशन ऑफ टैक्स कर देगी और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी एक चैट में एक क्वेरी आई थी, मैं देख लेता हूँ। जी, निशांत जी ने क्वेरी रेज किया है। I have query related to casual taxpayer, like who are casual taxpayer and how they are filing returns. तो आपने कैजुअल टैक्स पेयर, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आप कैजुअली, मतलब आप 15 दिन या 6 महीने के लिए मैक्सिमम वो रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं। जनरली जो जैसे मैंने दिवाली का या कोई फेस्टिवल का एग्जांपल लिया,
ईद पे लेट सपोज आपको कुछ स्टॉल लगाने हैं और आप वो 15 या 20 दिन के लिए वो बिजनेस करना चाहते हैं, उसके बाद आप अपना नॉर्मल रूटीन में जो काम कर रहे हैं आप वो काम करना चाहते हैं, तो 15 या 20 दिन के लिए जो रजिस्ट्रेशन आप चाहते हैं वो कैजुअल टैक्स पेयर कैटेगरी में आप रजिस्ट्रेशन लेंगे। कंडीशन इसमें सिर्फ यही होती है कि आपको अपनी एस्टिमेटेड सेल्स का ब्यौरा पहले देना होता है, एक एस्टिमेटेड सेल्स का अमाउंट फिगर देनी होती है और उस पर टैक्स अमाउंट एडवांस में पे करना होता है। अगर और इसमें रिटर्न जो है वो नॉर्मल जैसे रेगुलर टैक्स पेयर की तरह ही हम फाइल करते हैं। GSTR 1, GSTR 3B, जो भी आपने B2B सेल्स की वो भी रिपोर्ट होंगी, B2C सेल्स भी रिपोर्ट होंगी, और उसका मंथली टैक्स भी आप रिपोर्ट करेंगे। फाइनल असेसमेंट जब होगी उसमें अगर आपका रिफंड निकलेगा तो वो आपको रिफंड दिया जाएगा, अगर कुछ बैलेंस टैक्स होगा तो वो आपको बैलेंस टैक्स पे कर देना होगा। डिफरेंस सिर्फ इसमें इतना है कि रजिस्ट्रेशन जो है लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए मिलता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी हमने लास्ट कैजुअल रजिस्ट्रेशन जो हमने कराया था, सूरजकुंड फेयर फरीदाबाद में लगता है, उसके लिए भी हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए। उससे पहले एक पर्टिकुलर मैं केस आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ जिससे आपको समझना इजी हो जाएगा। हमारे क्लाइंट को का एक मैटर, वो सर्विस प्रोवाइडर था, कुछ लिटिगेशन में वो केस था, 2 साल से 3 साल से वो लिटिगेशन में था, और उसमें 20 लाख का अवार्ड हमें रिसीव हुआ, हमारे क्लाइंट को रिसीव हुआ। क्योंकि हम जीएसटी उसमें ऑलरेडी सरेंडर कर चुके थे, कंप्लायंस हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, जस्ट बिकॉज कि वो हमें मार्च में अवार्ड रिसीव हुआ, कोर्ट ने हमारा क्लेम पास कर दिया था 20 लाख रुपए का, जिनके अगेंस्ट हमारे क्लाइंट ने केस कर रखा था। तो वो 20 लाख रुपए मुझे मिलने थे और मुझे वो उसी साल में रिपोर्ट करने थे। क्योंकि मार्च का टाइम पीरियड था तो मैंने 15 मार्च को रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्स पेयर कैटेगरी में 15 से 31 मार्च तक के लिए वो रजिस्ट्रेशन ले लिया। और उस पीरियड में क्योंकि मुझे उस पार्टी को इनवॉइस भी इशू करने थे जिनसे मुझे क्लेम लेना था, वो इनवॉइस रेज किए, अपना टैक्स पे किया, और 31 मार्च के बाद वो अप्रैल फर्स्ट वीक में उनकी GSTR 1 और 3 भी फाइल करके मेरा कंप्लायंस पूरा हो गया। उसके बाद मुझे जो मंथली कंप्लायंस था वो उसमें पूरा नहीं करना पड़ा। होप आई एम एबल टू क्लियर योर डाउट। यस निशांत, आई होप आपकी क्वेरी जो है रिजॉल्व हो चुकी है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं इन डिटेल, वी कैन गेट बैक टू यू। यस मैं सचिन जी, आई थिंक उनकी अपना क्वेरी रिजॉल्व हो नंबर गई है। भी शेयर कर देता हूं मैं चैट बॉक्स में, इफ इन जी केस किसी को कुछ स्पेसिफिक डाउट है तो आप लोग क्वेरी एड्रेस कर सकते हैं। इन केस मैं फोन नहीं रिसीव कर पाता तो आप मैसेज या व्हाट्सएप भी ड्रॉप कर सकते हैं, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल। तो आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सचिन जी ने अपना नंबर भी शेयर किया, और इन केस अगर आपसे नंबर मिस आउट हो जाता है या आप सेव नहीं कर पाते तो आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, एंड आई कैन गेट यू हिज नंबर। और आपकी जो भी क्वेरीज है वो मैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी, और कोशिश करूंगी कि आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं या जो भी डाउट्स हैं वो हम क्लियर कर पाएं। तो इसके साथ ही सचिन जी, आई थिंक हम सेशन को वाइंड अप कर सकते हैं, बट बिफोर दैट मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पर और इतने अच्छे से जो है वो चीजों को समझाया, एंड आई एम श्योर सबको बहुत अच्छे से बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आया, क्योंकि जो भी बातें आपने कही जो बताई वो एक्चुअल में प्रैक्टिकल सिनेरियो में, मतलब इतनी ज्यादा ये क्वेश्चंस आते हैं, लोगों के मन में डाउट होते हैं और उनको नहीं पता होता कि कहाँ पर जाए। बिकॉज देखिए, हम इंफॉर्मेशन तो यूट्यूब गूगल से भी ले सकते हैं, बट उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है वो हम वैलिडेट नहीं कर पाते। तो आप जैसे एक्सपर्ट जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, सो ऑब्वियसली उनका एक एक्सपोजर जो है वो ज्यादा है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज्यादा है। तो इसका आई एम श्योर इसका जो एक फायदा है वो लोगों तक जरूर आज पहुंच पाया है, और आज का सेशन बहुत फ्रूटफुल था, एंड थैंक यू सो मच सचिन जी आपके इस थैंक वैल्यूबल यू सो टाइम मच सना के जी लिए। फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। क्योंकि रूटीन में मैंने कुछ भी ऐसा नया नहीं डिस्कस किया। आज ये सब क्वेरीज हम डे टू डे लाइफ में अपने क्लाइंट्स के साथ डेली बेसिस पे जो हमारे पास आती है, मैंने सिर्फ वही एक डिस्कस करने की कोशिश की है। और मैं चाहूंगा कि मतलब इस तरीके के सोसाइटी के लिए हम कुछ काम इसी तरीके से आगे भी बढ़ाएं, और होप आगे भी आप मुझे इस प्लेटफॉर्म पे अपॉर्चुनिटीज देंगे, सो दैट कि बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम लोगों को अवेयर कर सकें, जो बिल्कुल उनकी बिल्कुल परेशानियां हैं उनको एड्रेस कर सकें। Hi बिल्कुल। Sachin sir, थैंक यू this सो side Nitin. Hello.
हाँ जी। हेलो नितिन जी। सर मेरा एक डाउट था, ईएसआई से रिलेटेड था। हाँ जी। समटाइम्स कुछ पर्सन टेंडर लेने के लिए ईएसआई पीएफ में रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, बट फिर टेंडर नहीं मिल पाता है, किसी वजह से नहीं हो पाता, तो वो रजिस्ट्रेशन लेके छोड़ देते हैं। तो उस केस में फिर दोबारा 2 साल 3 साल बाद वो दोबारा से टेंडर लेते हैं, कुछ करते हैं, तो मीनवाइल ईएसआई पीएफ में उन्होंने कुछ नहीं किया, तो उसमें कुछ कंप्लाइंसेस होते हैं क्या हमारे? सर पहले तो एक डिस्क्लेमर मैं दे दूं कि हम लोग ईएसआई पीएफ के कंसल्टेंट नहीं हैं। ऑल्दो जितनी मुझे इस फील्ड की नॉलेज है, मैं बेस्ड ऑन माय पर्सनल मैं वो शेयर कर सकता हूं आपके साथ। देखो, पहली बात तो किसी भी चीज का, किसी भी एक्ट का नॉन कंप्लायंस बड़ा खतरनाक है। अगर आपने नंबर लिया है तो आपको कंप्लायंस पूरा करना चाहिए। अगर आपके पास कोई इम्प्लॉय नहीं है या एक या दो इम्प्लॉय हैं, तो आपको उनका टाइमली ईएसआई या और अगर पीएफ नंबर भी ले रहेगा तो पीएफ वो डिपॉजिट करके पे करना चाहिए। नॉन कंप्लायंस पे पेनल्टीज, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, जो कि बाद में हमें दुख देता है। अभी रिसेंट का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक क्लाइंट ने मैन्युफैक्चरिंग से ट्रेडिंग में अपने बिजनेस को शिफ्ट किया, तो उसके पास जो मेजोरिटी ऑफ मैन पावर थी वो उसको निकालनी पड़ी। तो उसने डिसाइड किया कि भाई क्योंकि मैं ट्रेडिंग बिजनेस में आ रहा हूँ, तो मैं ईएसआई और पीएफ, ईएसआई उसने रखना जरूरी समझा, लेकिन वो ईपीएफ को सरेंडर करने के लिए उसने एप्लीकेशन लगाई। तो मेरे पास एक क्वेरी आई कि ईपीएफ डिपार्टमेंट का कहना है कि जीएसटी नंबर आपका एक्टिव है, आप जीएसटी कैंसिलेशन का प्रूफ हमें ला के दीजिए, तभी आपका ये नंबर सरेंडर होगा। ऑल्दो जो हमने उसमें रिप्लाई किया कि कहीं भी ये मैंडेटरी नहीं है कि अगर मेरा जीएसटी एक्टिव है तो ही मैं पीएफ को सरेंडर कर सकता हूं। मुझे नहीं मालूम कि मैं ये ठीक रिप्लाई दे रहा हूं आपको या नहीं दे रहा, बट बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने ये रिप्लाई उस केस में दिया था। अभी तक उस पर कुछ रिप्लाई हमें मिला नहीं है, क्योंकि लास्ट वीक का ही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बिजनेस में कर रहा हूँ और मेरे पास एम्प्लॉइज कम हो गए, तो भी क्या मेरे लिए मैंडेटरी है? ईएसआई का मैं नहीं कह सकता, लेकिन ईपीएफ मेरे लिए मैंडेटरी नहीं है। ईपीएफ अगर किसी की सैलरी 15,000 से ऊपर है तो ही ईपीएफ लगेगा, अदरवाइज ईपीएफ लगेगा भी नहीं। अगर मेरे पास वेजेस क्लास लेबर है तो मैं किसका ईपीएफ काटूंगा और किसका जमा कराऊं? तो बेटर है सर, आपको मैं यही सलाह दूंगा इस केस में कि आप किसी ईएसआई पीएफ कंसल्टेंट से मिलिए और उससे एक बार अपना स्पेसिफिक केस डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि हम लोग जो है टैक्स कंसल्टेंट्स हैं और ये इसके स्पेसिफिक ईएसआई पीएफ के कंसल्टेंट्स अलग होते हैं। आप उनसे डिस्कस कर लेंगे तो बेटर आपको आंसर मिल जाएगा। श्योर सर, थैंक यू। थैंक यू नितिन जी। एंड मैं आपकी इस क्वेरी को फिर भी एड्रेस करना चाहूंगी। आगे के सेशन में हम इस तरह की जो कंसर्न है, क्योंकि पीएफ ईएसआई रिलेटेड क्वेरीज भी काफी हैं लोगों में, और इसके रिगार्डिंग क्लैरिटी भी चाहिए होती है, क्योंकि जब हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर एग्जांपल बनाते हैं तो वहां पर बाय डिफॉल्ट हमें पीएफ ईएसआई में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अब कई बार क्या होता है कि हम आरओसी के कंप्लाइंसेस वगैरह तो कर लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि भाई हमें पीएफ और ईएसआई के कंप्लाइंसेस भी करने हैं। तो जैसा कि सचिन जी ने कहा कि बिल्कुल किसी भी तरह का नॉन कंप्लायंस जो है वो खतरनाक है। इवन दो अगर आप उसे कर नहीं रहे हैं या कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको आई थिंक इन्फॉर्मेशन जो है वो डिपार्टमेंट में पास ऑन करनी चाहिए। आप अपने फाइनेंशियल सबमिट कर सकते हैं और विद एप्लीकेशन के हमारे पास हम जो है इस लिमिट में जो थ्रेशोल्ड लिमिट स्पेसिफाई है गवर्नमेंट की, वो हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम पीएफ और ईएसआई को सरेंडर करना चाहते हैं। तो आपकी इस नितिन जी, आपकी इस क्वेरी को मैं आगे जरूर कंटिन्यू करूंगी और टेकअप करूंगी, ताकि हम जो पीएफ ईएसआई में कंसल्ट करते हैं उनको इस स्टेज पर बुलाएंगे और आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच नितिन जी, एंड थैंक यू सचिन जी वंस अगेन फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। एंड इसके साथ ही मैं आज का सेशन जो है वो यहाँ पर कंक्लूड करना चाहूंगी। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू पार्टिसिपेंट्स for joining us. Thank you Thank you everyone for the everyone. patient listening. Thank you. Thank you. Thank you everyone.